हेलो फ्रेंड्स। उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम लेके आए हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री और केमिस्ट्री में हम लोग सीख रहे थे सॉल्यूशंस। सॉल्यूशंस में आज का टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज हम सीखने जा रहे हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नाम से ही किसे पता चलता है डिप्रेशन मतलब कम हो रहा है, किसी में हो रही है फ्रीजिंग पॉइंट में। जब आप एक प्योर सॉल्वेंट में आप एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाते हो तो वेपर प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर वेपर प्रेशर डिक्रीज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई, इंक्रीज होता है। ये हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। ठीक है, तो जब भी एक प्योर सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया जाता है, ठीक है, तो बॉइलिंग पॉइंट तो इंक्रीज करती है, ठीक है, लेकिन फ्रीजिंग पॉइंट क्या करती है, डिक्रीज करती है। क्या करती है, डिक्रीज करती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं फ्रीजिंग पॉइंट का मतलब क्या होता है। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड is that temperature at which liquid and its solid. Freezing point of a liquid is that temperature at which liquid and its solid have same vapor pressure. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग किसी भी लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड आपने लिया उस लिक्विड का सॉलिड, उन दोनों का, जो लिक्विड लिया उसका सॉलिड, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। क्या हो, इक्वल हो। उस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपने लिया वाटर लिक्विड, ठीक है, अब इसको आपने जमा दिया और ये बन गया सॉलिड। क्या बन गया, सॉलिड। तो ठीक है, तो जब ये दोनों किस में हो, इक्विलिब्रियम हो, जब मतलब इनका वेपर प्रेशर, क्या, जब इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो जाए, लिक्विड और जो लिक्विड लिया है उसी का सॉलिड, जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाए या इक्विलिब्रियम पे आ जाए, उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आई। तो ये तो हमने समझा कि फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है। फ्रीजिंग पॉइंट किसी भी लिक्विड का वो टेम्परेचर होता है जिस टेम्परेचर पे जो लिक्विड लिया उसी लिक्विड का सॉलिड, जो लिक्विड लिया उसी लिक्विड का सॉलिड, दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो, इक्वल हो। उसी पॉइंट को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है। जैसे अब इसी चीज को हम जरा ग्राफिकली समझते हैं, इसको हम ग्राफ के माध्यम से समझते हैं, ग्राफिकली। ठीक है, ग्राफिकली अपना एक ग्राफ बनाते हैं किसी किसी बीच में, वेपर प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में। ठीक है, ठीक है। अब क्या हुआ, अपने पास प्योर सॉल्वेंट था, तो ये अपना ग्राफ बन गया प्योर सॉल्वेंट का। ठीक है, क्या था भाई, अपने पास प्योर सॉल्वेंट था ना, प्योर सॉल्वेंट और ये किस फेज में था, लिक्विड फेज में। ठीक है, ठीक है। अब हमने एक और ग्राफ बनाया। ठीक है, अब ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है फ्रोजन सॉल्वेंट मतलब सॉलिड सॉल्वेंट। ठीक है, सॉलिड सॉल्वेंट, जो लिक्विड लिया उसको प्योर सॉल्वेंट, जो प्योर सॉल्वेंट वो लिक्विड फॉर्म में, और हमने एक और ग्राफ लिया जो सॉलिड सॉल्वेंट है, जब आपने उसको जमा दिया। ठीक है, ठीक है। तो ये ध्यान देखिए, ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे इन दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो रहा है, इक्वल। ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर क्या है, इक्वल। मतलब सॉलिड सॉल्वेंट का और लिक्विड सॉल्वेंट का दोनों का वेपर प्रेशर क्या हो गया, इक्वल। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। मैंने बताया आपको कि जो लिक्विड लिया, जब उस लिक्विड का, वो लिक्विड और उसी लिक्विड का सॉलिड, जब दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल आ जाए, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे हम, फ्रीजिंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि ये प्योर सॉल्वेंट है तो इसको बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को बोलेंगे
इस पॉइंट को हम बोलेंगे टी नॉट एफ। टी नॉट एफ क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। तो लिख देता हूं मैं, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। बात समझ में आई? ठीक है, ठीक है। अब एक चीज और बताना आपको, एक चीज और पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट, कि द solution containing non-volatile solute, the solution containing non-volatile solute, एक ऐसा solution, ठीक है, जो non-volatile solute contain कर रहा हूं, freezes then only solvent molecules crystallizes, ठीक है, ओनली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल क्रिस्टलाइजेस। ठीक है, कि द सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, एक ऐसा सॉल्यूशन जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रहा हो, उसमें क्या सिर्फ होगा, क्या एक ऐसा सॉल्यूशन लिया आपने जिस सॉल्यूशन में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, और आपने क्या किया, उसको फ्रीज किया। तो जब आप फ्रीज करोगे तो उसमें सिर्फ फ्रीज कौन होगा, सिर्फ फ्रीज कौन होगा भाई, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कौन सा? सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। कहने का मतलब क्या है कि आपने एक सॉल्यूशन लिया, ठीक है, जो कि ये क्या क्या कंटेनिंग है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ये क्या होगा, इक्विलिब्रियम पे आएगा किसके, सॉल्वेंट। अरे सॉल्वेंट कौन सा सॉल्वेंट होगा, सॉलिड सॉल्वेंट के। ठीक है, ठीक है। जैसे मान लीजिए आपने एक ऐसा सॉल्यूशन लिया जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है, ठीक है, जैसे चीनी ले लिया आपने, पानी में चीनी मिलाया, जब आप फ्रीज करोगे, क्या करोगे, फ्रीज, तो उसमें जमेगा कौन, चीनी की पानी, पानी जमेगा ना। चीनी पहले भी वैसे था, बाद में भी वैसे ही रहेगा, पहले भी सॉलिड था, अब बाद में भी सॉलिड रहेगा जमने के बाद। जमता कौन है, जमता पानी है। जमने का मतलब सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन का मतलब लिक्विड से सॉलिड बनना। अब चीनी जो था वो पहले भी सॉलिड था, क्या चीनी पहले लिक्विड था, नहीं था ना, पहले सॉलिड था फिर सॉलिड हो गया। ठीक है, चीनी के दाने पहले भी क्या थे, सॉलिड, बाद में जमने के बाद भी क्या होंगे, सॉलिड। तो वो फ्रीज नहीं हुआ, फ्रीज कौन हुआ, वाटर। वाटर पहले लिक्विड था, फिर बाद में क्या कन्वर्ट हो गया, आइस में। किसमें कन्वर्ट हो गया, आइस में। तो जमने का मतलब होता है सॉलिडिफिकेशन। सॉलिडिफिकेशन का मतलब होता है लिक्विड से सॉलिड बनना, लिक्विड से सॉलिड बनना। तो जैसे आपने चीनी में, मतलब पानी में चीनी मिलाया, तो चीनी कैसा था पहले, सॉलिड, कैसा था, सॉलिड, बाद में भी कैसा रहेगा, सॉलिड। तो वो तो नहीं जमा ना, कौन जमा, लिक्विड, पानी जमा। पानी कैसा था पहले, लिक्विड, और जब आपने उसको फ्रीज किया तो क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, ठीक है। तो वही है कि जो सॉल्यूशन एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेनिंग करता है, तो किसके साथ इक्विवेलेंट होता है, सॉल्वेंट के। और सॉल्वेंट कैसा होता है, सॉलिड, कैसा, सॉलिड। ठीक है, ठीक है। देखिए, जब से आपने एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया सॉल्यूशन में, एक प्योर सॉल्वेंट था, उस प्योर सॉल्वेंट में आपने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिलाया, तो उसका वेपर प्रेशर क्या होगा, कम होगा। अगर उसका वेपर प्रेशर कम होगा तो उसका ग्राफ इसके ऊपर आएगा कि नीचे आएगा, सिंपल सी बात है, ग्राफ का आएगा नीचे आएगा, क्योंकि वेपर प्रेशर क्या होगा, कम। तो सेकंड ग्राफ जो सॉल्यूशन का आएगा, क्या आएगा, नीचे आएगा। ठीक है, तो सॉल्यूशन का ग्राफ है, एक ग्राफ किसका है, सॉल्यूशन का, जो नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट कंटेन कर रहा है। ठीक है, ठीक है। अब मैंने जैसा बताया, सॉल्यूशन किसके साथ इक्विवेलेंट होता है, सॉल्वेंट, जो कि कैसा है, सॉलिड है। तो ये दिख रहा है सॉलिड सॉल्वेंट, इसके साथ इक्विवेलेंट पे आएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को मिलाएंगे तो इस पॉइंट को क्या बोलेंगे हम लोग, इस पॉइंट को बोलेंगे टीएफ। क्या बोलेंगे, टीएफ। टीएफ क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा डिफरेंस, तो इस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं, डेल्टा टीएफ, एलिवेशन इन, सॉरी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, तो ये यहाँ से क्या आ जाएगा, अपने यहाँ से आ तो रहा है कैमरा में ना, हाँ, ठीक है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, जो डेल्टा टीएफ होगा। अच्छा ये बताओ, टीएफ और टी नॉट एफ में बड़ा कौन है, आपको एक्स एक्सिस है, ये आगे चलते हैं तो बड़ा मिलता है, मतलब टी नॉट एफ माइनस का टीएफ। ठीक है, ठीक है। देन डेल्टा टी का मतलब क्या है, डिप्रेशन इन
डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट। बात समझ में आई? हाँ, तो ये अपना डेल्टा टीएफ का मतलब है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। कोई दिक्कत है इसमें? कोई दिक्कत नहीं, जरा नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ठीक है। टी नॉट टाइप का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और टीए का मतलब क्या है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉलिड। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। मैं इसको मिटाता हूं, मिटा दो, मिटा दीजिए। ठीक है, तो देखो सिमिलरली हमने पिछली क्लास में क्या सीखा था डेल्टा टीवी के बारे में। तो सीधा मैं उतना डिराइव नहीं करूंगा, आप सीधा लिख लीजिएगा सिमिलर टू डेल्टा टीएफ टीवी। याद है ना, डेल्टा टीवी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी था, तो सिमिलर टू डेल्टा टीवी इसको डेल्टा टीएफ बोलेंगे। ठीक है, तो डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा? मोलालिटी के प्रोपोर्शनलिटी को साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं। यहाँ पे क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? केएफ इनटू मोलालिटी। तो यहाँ से डेल्टा टीएफ का दूसरा फॉर्मूला बन गया। ठीक है, डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भाई? मोलालिटी इनटू में केएफ। तो ये अगला फॉर्मूला अपना बन गया। ठीक है, ठीक है। केएफ का मतलब क्या है? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। क्या बोलेंगे? मोलर डिप्रेशन। याद है ना, वहां पे केबी था, केबी का मतलब क्या था? मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। यहाँ का मतलब क्या होगा? मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, या इसको बोलेंगे क्रायोस्कोपिक, क्रायोस्कोपिक। ठीक है, क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपिक। वहां पे केबी को क्या बोले थे? यूब्लियोस्कोपिक। यहाँ पे केएफ को क्या बोलेंगे? क्रायोस्कोपिक या मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है, ठीक। एक और फॉर्मूला केएफ निकालने का फॉर्मूला याद है? एम आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन 1000 डेल्टा एच। वहां पे डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन था। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है और सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्यूजन। क्या बोलते हैं? फ्यूजन। यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग? डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन को। ठीक है, एक और यूज करेंगे जब भी किसी में मास दिया हो ग्राम पर मोल में। ठीक है, और जब केजी में दिया होता है ना, ये 1000 नहीं आता है। केएफ क्या आ जाएगा? एम आर टी एफ का स्क्वायर अपॉन डेल्टा एच ऑफ फ्यूजन। ठीक है, ये कब? जब मास किस में दिया हो? केजी पर मोल में। ठीक है, ठीक है। तो ये था अपना फ्रीजिंग, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, नोट कर लीजिए। अब क्वेश्चंस करते हैं। कर लिया नोट? चलिए पहला क्वेश्चन क्या है कि 1.355 ग्राम ऑफ सब्सटेंस, कोई सब्सटेंस है, उस सब्सटेंस का हमने इतना ग्राम मास लिया। ठीक है, इज डिसॉल्व्ड इन 55 ग्राम ऑफ CH3OH। 55 ग्राम उसमें हम डिसॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, प्रोड्यूस अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मतलब डेल्टा टी भी दे रखा, डेल्टा टी एफ दे रखा है 0.618 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कैलकुलेट करना है मोलिकुलर वेट ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, ठीक है। तो हमने पढ़ा डेल्टा टीएफ क्या इक्वल होता है? डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ इनटू में मोलालिटी। तो डेल्टा टीएफ इक्वल्स टू केएफ। मोलालिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है, ठीक है। तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालते हैं? वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो W लिख दो, क्योंकि वेट ऑफ सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है उसका वेट ग्राम में है, तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। डेल्टा टीएफ दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? 0.618। केएफ दे रखा है, केएफ कितना दे रखा है? 3.85। वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का वेट कितना दे रखा है? सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट 1.355 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस dissolved in 55। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना रखा है? 1.355। इसका मॉलिक्यूलर वेट निकालना है। मास ऑफ सॉल्वेंट 55 ग्राम, ग्राम में है तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि केजी में कन्वर्ट हो जाए। है ना? हाँ, तो यहाँ से MB कितना आ जाएगा भाई? MB यहाँ से MB कितना आ जाएगा? MB
ये उधर जाएगा, ये रहेगा 3.85 इंटू में 1.355 इंटू में 123 डिवाइड बाय, ये हो गया, ये इधर आ जाएगा 0.618 इंटू में 55। ठीक है, ठीक है। तो ये काटोगे पीटोगे, तो काटने के बाद आपका आएगा अप्रॉक्स बता देता हूँ 153.47। तो जो मोलिकुलर वेट होगा सॉल्यूट का, ठीक है, जो मोलिकुलर वेट होगा सॉल्यूट का कितना होगा 153.7 153.47। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड करते हैं। आया समझ में? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया, एक सॉल्यूशन है यूरिया का इन वाटर हैज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इतना। तो मतलब बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन दे रखा आपको, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन कितना दे रखा आपको 100.15 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, क्या कैलकुलेट करना है अपने को? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सेम सॉल्यूशन, सेम सॉल्यूशन का हमें फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है इफ Kf एंड Kb ऑफ वाटर आर गिवन। मतलब डेल्टा टीएफ, डेल्टा टीएफ क्या होता है भाई? मोलालिटी इनटू Kf, है ना? है। ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो निकालना पड़ेगा मोलालिटी, और मोलालिटी निकालने के लिए हमें क्या रखा है? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मतलब Tb दे रखा है, Tb कितना दे रखा है 100.15 डिग्री सेल्सियस। तो हमने पढ़ा था, याद करो, डेल्टा टीबी इक्वल्स टू क्या होता है भाई? टीबी माइनस टी नॉट बी। टी नॉट बी का मतलब क्या था? बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। सॉल्वेंट कौन? क्योंकि यह वाटर है, तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस। तो टीबी कितना रखा है 100.15 डिग्री सेल्सियस। और टी नॉट बी मतलब वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? प्योर वाटर का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। माइनस कर दो 100, तो कितना आएगा 0.15 डिग्री सेल्सियस। ये हमारा आ गया डेल्टा टीबी। इसमें कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ठीक है। ये आ गया हमारा डेल्टा टीबी। अब डेल्टा टीबी आ गया और हमने पढ़ा है डेल्टा टीबी इक्वल टू क्या होता है भाई? मोलैलिटी इनटू में केबी। तो यहां से अगर मैं मोलैलिटी निकालना चाहूं, मोलैलिटी, तो क्या रहेगा डेल्टा टीबी अपॉन केबी। डेल्टा टीबी कितना आ गया 0.15 और केबी, केबी कितना है? केबी अपने पास 0.52। ये काटोगे ये अप्रॉक्स 0.2884 आता है। ठीक है, दिखाई दे रहा है? हाँ, ठीक है, आया समझ में? तो मोलैलिटी इतना आ गया, क्योंकि बोला है सेम, बोला था सेम सॉल्यूशन, तो सेम सॉल्यूशन है तो उसकी मोलैलिटी क्या होगी? अगर दो सॉल्यूशंस क्या है सेम है, तो मोलैलिटी क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, इसका मतलब डेल्टा टीएफ निकालो तो क्या आ रहा था? मोलैलिटी इनटू केएफ होता है, तो सेम सॉल्यूशन की वजह से मोलैलिटी क्या होगा? दोनों का सेम होगा। तो इसका मतलब कितना हो गया 0.2884 इनटू केएफ। केएफ कितना रखा है 1.87। ये मल्टीप्लाई करोगे ये अप्रॉक्स 0.5 डिग्री सेल्सियस आता है। कितना आता है 0.54 डिग्री सेल्सियस। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। नोट करिए, क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। आया समझ में? आया? आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है कि इन अ कोल्ड क्लाइमेट वाटर गेट्स फ्रोजन causing damage to radiator of a car. Ethylene glycol is used as an anti-freezing agent. Calculate the amount of ethylene glycol to be added 4 kg of water to prevent it from freezing at -6 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, फ्रीजिंग है -6 डिग्री सेल्सियस। आपको पता है डेल्टा टीएफ क्या होता है? ये होता है केएफ इनटू में मोलैलिटी, हाँ है ना? हाँ। तो डेल्टा टीएफ का एक और फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्या होता है? टी नॉट एफ माइनस का टीएफ। टी नॉट एफ मतलब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर वाटर, कितना होता है भाई 0, माइनस फ्रीजिंग पॉइंट कितना रखा है माइनस का 6 डिग्री सेल्सियस। तो डेल्टा टीएफ कितना आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो ये आ गया डेल्टा टीएफ मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, इसको रख दो यहाँ पे, यहाँ पर रख दो 6 इक्वल्स टू केएफ कितना रखा है 1.85। मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है,
ठीक है, तो मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालते हैं। गिवन मास वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट इनटू में वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केस वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में होना चाहिए, केजी में। अगर ग्राम में होता है यहाँ पे तो 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा। निकालना क्या है, वेट निकालना है। वेट मतलब किसका, इथाइलिन ग्लाइकोल का। मतलब वेट तो निकालना है। इथाइलिन ग्लाइकोल को पता है ना क्या होता है, CH2 बॉन्ड CH2, यहाँ पे OH, यहाँ पे भी OH। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, C2H6O2। इसका मास 24 प्लस 6 प्लस 32, 30 से 60 मास के मॉलिक्यूलर मास कितना रहेगा इथाइलिन ग्लाइकोल का, 62। ठीक है, तो 6 इक्वल्स टू 1.85 इनटू ये निकालना है। मॉलिक्यूलर वेट 62 आ गया। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, केजी में मास सॉल्वेंट का मास दे रखा है कितना, 4। तो यहाँ से W भी निकालोगे तो W भी कितना रहेगा, यहाँ से 6 इंटू 62 इंटू 4 अपॉन 1.85। ठीक है, ठीक है, काटोगे इसको। काटने के बाद ये अप्रोक्स आएगा आपका 804.32 ग्राम। ठीक है, ठीक है, मतलब इथाइलिन ग्लाइकोल का वेट कितना होगा, 804.32 ग्राम। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, चलिए आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्रिएटिव प्रॉपर्टी में जिसका नाम है ऑस्मोसिस। ठीक है, तब तक के लिए गुड डे।